हमारे पूरे कल्चर में हमने एप्लीकेशन को देखा है। जहाँ संगीत मधुर है वो म्यूजिक असली है, वो क्लासिकल है इन द सेंस दैट पीपल विल लिसन टू इट अगेन एंड अगेन। बार बार आप सुनेंगे। और सो कॉल्ड क्लासिकल आर्ट और फोक आर्ट में सिर्फ एक फर्क होता है, वन इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड और क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, द अदर इज वेरी सिंपल। आज का हमारा विषय है लोक कला और संस्कृति। अब लोक जो है, जिसे इंग्लिश में फोक ट्रांसलेट किया जाता है, तो आइए सबसे पहले हम इसी शब्द के ऊपर थोड़ा सा विमर्श करते हैं कि लोक और फोक में क्या अंतर है। तो सर, लोक जैसा कि हम भारत के परिवेश में देखते हैं, या फोक जिसे हम विदेशों का एक तरह से जिसमें एक देहातीपन है, क्या दोनों में कुछ साम्य है या दोनों में कुछ अंतर है या दोनों आपस में संवाद में है? आपका क्या विचार है? नमस्ते, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। लोक, तो देखिए आज की हिंदी में जो इस शब्द का प्रयोग हो रहा है लोक, और जैसा कि आपकी किताबों में, अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या लिटरेचर की हैं, तो उन सब में लोक का मतलब क्या होगा? फोक, यानी गांव से भी ज़्यादा जंगल, गिरिजन, हाँ, जिनको हम कहते हैं प्रिमिटिव पीपल। और या लोक संस्कृति का मतलब होगा कि पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर लाइफ। ये मतलब है कि लोक कलाएं, फिर उससे हो जाएगा क्राफ्ट्स, हो जाएगा, ये सब होगा। तो ये है आज का मीनिंग। और ये मीनिंग कहाँ से आया? ये आया अंग्रेजी के फोक के ट्रांसलेशन से। और अंग्रेजी में ये कहाँ से आया? इट केम फ्रॉम जर्मन, फोल्क। वो आपने एक गाड़ी देखी है ना, अब आजकल फिर आ गई है सड़क पे, फोक्सवागन, है ना, लोगों की गाड़ी, जनता की गाड़ी। दैट्स व्हाट इट मींस, फोक्सवागन इन जर्मन। तो फोल्क का जो आइडिया था, फोल्क का आइडिया जर्मनी में ये ऐसे पैदा हुआ कि जब मॉडर्न सोशियोलॉजी बनने लगी, जिसमें समाज के अलग अलग स्तरों के बारे में हम जानना चाहते थे और उनको क्लासिफाई करते थे, तो उन्होंने कहा एक एलीट क्लास होता है और एक पॉपुलर नीचे का वर्किंग क्लास होता है। तो 19th सेंचुरी में ये सारी स्टडीज़ हुई और उसमें क्लास कॉन्शियसनेस के ऊपर, क्लास कैटेगरीज के ऊपर समाज को डिवाइड किया। तो उन्होंने कहा ये नीचे वाले जो हैं, इनके पास पैसे कम होते हैं, वर्किंग क्लास है, इनका मिनिमम कल्चर होता है जो चलता आ रहा है, जो इनको मिल गया, और घटिया होता है। ये सारी आइडिया फोक का था। और उसके बाद फिर एक अपर क्लास होता है, एक्सक्लूसिव एलीट क्लास, जो क्लासिकल म्यूजिक सुनता है, जो फिलाहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, बेटोफन, मोत्ज़ार्ट वगैरह सुनता है। और एक वो जो नीचे की छोटा मोटा म्यूजिक और पाइप और हॉर्न वगैरह सुनता है। दिस वाज द क्लासिफिकेशन एंड दिस वाज ट्रांसफर्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय द कॉलोनियलिस्ट्स। तो जो उपनिवेश बना रहे थे अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच, उन्होंने वहाँ के सारे समाज को वैसे किया और वो सारा क्लासिफिकेशन चल गया इन सोशियोलॉजी। अब आप जो पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी उसमें, तो यही सोशल क्लासिफिकेशन है फोक का। अब ये भारत का क्लासिफिकेशन नहीं। अगर आप संस्कृत की डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें लोक का मतलब क्या है? वहाँ तो 3 लोक हैं। एक दिव्य लोक है, स्वर्ग लोक है, एक मर्त्य लोक है, यानी मॉर्टल्स जहाँ रहते हैं,
और एक जो नीचे पाताल लोक है, और इनके तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो लोग मरते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, बीमार नहीं होते हैं, देवता हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं। और हम और आप क्या हैं इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे वो लोग हैं जो बहुत लड़ाका होते हैं, बहुत एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं और ऊपर भी करते हैं। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ, इसीलिए भगवान को कहा गया त्रिलोकीनाथ। लेकिन वो तीनों लोकों का पालन करते हैं, तो ये तीन लोक थे। तो क्लासिकल विजन में, भारतीय विजन में तीनों लोक हैं। और लोक का मतलब है दुनिया, और दुनिया में सब कुछ है। कम पैसे वाले हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हर तरह के लोग हैं। और वो सारी दुनिया जो है वो लोक है। तो ये लोक का कॉन्सेप्ट सोशल क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्लास नहीं है, ये समझ जाइए। अमेरिकन और यूरोपियन क्लासिफिकेशन जो था वो क्लास में है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। जैसे गाड़ी में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, ये नहीं। तो सर आपका कहना है कि लोग हमारी जो चिंतन धारा है उसमें उसका अर्थ है रेल्म्स की तरह, आपने जैसे उसे एक तरह से क्लासिफाई किया। तो जैसे जब हम बात करते हैं कि लोक से हमें ये ज्ञान मिला, नॉलेज हमें लोक से मिली, तो उसमें लोक में हम मनुष्यों को भी कंसिडर करते हैं। जैसे हमारे सर वेद में भी कहा गया है कि लोक सबसे पहले शब्द हमें शायद पुरुष सूक्त में भी मिलता है, और उसके बाद हमें उपनिषदों में भी मिलता है ये शब्द। हाँ, ये शब्द है ना, जहाँ जहाँ रेफरेंस आती है दुनिया की, संसार की, वो मिलता है लोक। जी। जो लोग रह रहे हैं संसार में, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब ये कहा गया कि आपको दुनिया से कुछ सीखना है, तो सीखने के लिए जरूरी नहीं है मनुष्य से ही सीखना हो। जैसे आप विद्यार्थी हो ना सब, तो विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। काक चेष्टा, कौवे की तरह से एजाइल, ये नहीं क्लास में आए सो गए। एजाइल, यू शुड बी ऑन योर फीट। काक चेष्टा, बको ध्यानम। और जो ये आपके ये होता है बक यानी सारस, ये कितना कंसंट्रेट कर सकता है। श्वान निद्रा, जैसे कुत्ता जरा सी आहट हुई एकदम उठ गया। और स्वल्पाहारी, थोड़ा कम खाए, हैं, हर वक्त खाकर सन्नाए नहीं। और घर छोड़ने को तैयार हो। अगर किसी ने कहा भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ अच्छी एजुकेशन होगी, तो नहीं, मैं तो घर नहीं छोड़ता, मुझे तो दिल्ली ही प्यारी है। तो ये 5, अब ये कहाँ से आ रहे हैं आपको? ये 3 काक चेष्टा पक्षियों से आ रहे हैं, पशुओं से आ रहे हैं। तो आपको तो दुनिया में जो और जीव हैं उनसे भी सीखना है। आप इस फंडामेंटल विजन को देखिए, कितना फर्क है। आज जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे हिंदी में पढ़ेंगे आप, इंग्लिश में पढ़ेंगे, बंगला, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, लोक का मतलब क्लासेस हो गया है। ट्रू। तो सर लोक से हमें जो मिलती है नॉलेज, उसे हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं? कभी कभी हमें फोक सॉन्ग्स से भी नॉलेज मिलती है, फोक नैरेटिव्स भी हमें अपने इतिहास के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, है ना। तो सर फिर उसमें जो हमें नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, हाउ इज दिस नॉलेज डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज दैट वी स्टडी इन थियरीज ऑफ सोशियोलॉजी और थियरीज ऑफ फोकलोर? वो किस तरह से डिफरेंट है उसका अप्रोच? देखिए, फोक लोर जो है ये, दिस इज अ जर्मन कंकॉक्शन अगेन। लोर का मतलब आप समझते हो, कहानी, किस्से। अब मुझे एक बात बताओ आप, भारत में कौन सा कहानी किस्सा है जो सिर्फ गांव में सुनाया जाता है, वो शहर में नहीं सुनाया जाता? और मैं सिर्फ रामायण महाभारत की बात नहीं कर रहा, वो तरह तरह के लोरियां सुनाते हैं ना। माँ सुनाती है बच्चे को कौवे के बारे में, या किसी कुत्ते के बारे में, या चांद के बारे में। तो गांव में भी वही लोरी है, शहर में भी वही लोरी है।
आप देखिए बहुत बड़ा फर्क है हमारे पूरे कल्चर में। हमने एप्लीकेशन को देखा है। कोई चीज़ कहीं बहुत आसानी से मिलती है और वो आराम से मिल जाती है, और कहीं कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मुश्किल से मिलती है इसलिए वो अच्छी नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ हायर क्लास और लोअर क्लास के लिए ये चीज़ अच्छी होगी कि क्लासिकल म्यूज़िक तो अच्छा होगा और फोक म्यूज़िक ख़राब होगा। हाँ, जैसे हमें लगता है सर कि क्लासिकल म्यूजिक बहुत इलीट है, बहुत अच्छा है। समबडी हु अंडरस्टैंड्स क्लासिकल म्यूजिक इज वेरी लर्नड, है ना। और जो फोक जिसको पसंद है, चलिए अब तो फोक इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर, पीपल टेंड टू गो टूवर्ड्स फोक, व्हाट इज कीश। लेकिन जैसे फोक को हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं सर, जैसे हम क्लासिकल चीज़ों को देते हैं। तो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? आप ये समझिए, जैसे अब मैं म्यूज़िक की बात लूँ, या तो म्यूज़िक बड़ा मीठा होता है, अच्छा होता है, जिसको आप बार बार सुनते हैं, और या म्यूज़िक जो है वो इतना, जैसे ये है ना, कान खा रहा है, ये साउंड ऐसा होता है। अब उसको गा कौन रहा है, किस स्टाइल में रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आप लोगों ने शायद वो पुराने कुछ इतने सारे गीत हैं, लता मंगेशकर, आपके लिए तो लता मंगेशकर भी पुरानी हो गई है, और के.एल. सहगल हैं, वो कितने मीठे गीत हैं, कितने अच्छे हैं, वो मन को कितना सुन कर अच्छा लगता है। और कभी कभी क्लासिकल लोग गाते हैं, उसमें वो ऐसी ताने मारते हैं कि कान भी छिल जाता है। तो अगर उसमें मधुरता नहीं है संगीत में, जहाँ संगीत मधुर है, वो म्यूजिक असली है, वो क्लासिकल है, इन द सेंस दैट पीपल विल लिसन टू इट अगेन एंड अगेन, बार बार आप सुनेंगे। और सो कॉल्ड क्लासिकल आर्ट और फोक आर्ट में सिर्फ एक फर्क होता है, वन इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड और क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, द अदर इज वेरी सिंपल। लेकिन ऐसा लगता है सर, आई थिंक यू विल ऑल्सो अग्री, जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं उनका कहीं ना कहीं कोई अंश एक कॉन्टिन्यूटी में हमारी फोक में फीड इन हो रहा है, बल्कि इट इज कनेक्टिंग। दोनों में कांस्टेंट इंटरकनेक्शन होता है, और सिंपल चीज से कॉम्प्लिकेटेड चीज बनती है, और तरह तरह की जगहों में जाती है। अब आपको म्यूजिक से एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, फिल्मों में एक बहुत अच्छे कंपोज़र थे रहमान, वो उन्होंने शायद मुग़ल आज़म में भी म्यूज़िक दिया है ना। तो वहाँ एक गाना है, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। तो अब ये बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। अब ये क्या है, ये एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड राग को ले लिया है उन्होंने और सिर्फ इतनी सीधी धुन बना दी है। अब इसको हम राग भी बना देंगे, इसका हम आलाप भी कर देंगे, रे रे न ना रे नू रे रे ना रे 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 ना नू, आज का राग बन गया। वो सिंपल है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कैपेसिटी है कि आप इसको 1 घंटे तक, 45 मिनट तक वैरायटी इसमें क्रिएट करते जाइए। तो ये क्लासिकल हो गया। वहाँ बड़ा सिंपल है और 3 मिनट 4 मिनट आप सुनते हैं, लेकिन मन को खुश कर देता है। तो अगर रस है उसमें, अगर रस है उसमें, सुनने की आप में इच्छा पैदा करता है वो, then it is good music, then it is art. Whether it is sung by a village woman or by
a Bharat Ratna singer or somebody. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सर, एक बड़ी इस बात पे कॉन्वर्सेशन चलता है कि जो हमारे नैरेटिव्स हैं, जैसे महाभारत है, महाभारत के भी कई वर्जन्स हमारे देश में हैं। जैसे हम नॉर्थ से चलेंगे तो उत्तराखंड में एक पांडव लीला है, साउथ के हम तमिलनाडु तक जाते हैं तो सिंजी में द्रौपदी का कल्ट है। सो देर इज़ कॉमनैलिटी, देर इज़ कॉन्वर्सेशन, देर इज़ डायलॉग इन द नैरेटिव्स इन द सेम थिंग, बट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी इन डिफरेंट स्टेट्स। अब जैसे मध्य प्रदेश में वो परफॉर्मेंस होती है, उसमें थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। कहीं वो असम वगैरह की साइड में अगर परफॉर्मेंस है या उसके कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो एक चीज़ है सर, जिसे हम कहते हैं वन वी कंसिडर एज द और टेक्स्ट, जो हम कहते हैं, जैसे हम, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव कि एक टेक्स्ट है वो हमारे लिए रेफरेंस है और बाकी उसके जो है ना वो टेलिंग्स हैं, वो छोटे हैं, उसके लिए माइनर हैं। यहाँ अगेन मैं क्लासिकल और फोक में डिफरेंस की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ कि कैसे हम क्लासिकल चीज़ को, द महाभारत जो हम कंसिडर करते हैं भगवान व्यास की, तो वो महाभारत को हम क्लासिकल चीज़ मानते हैं और जो बाकी जो नैरेटिव्स हैं उनको हम फोक मानते हैं। सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, एक थोड़े से सर 2 मिनट लेती हूँ मैं, पांडव लीला की तरफ। उसमें द्रौपदी जो हैं, शी इज़ काली इन द पांडव लीला ऑफ उत्तराखंड। सेम थिंग इज रेप्लिकेटेड इन द द्रौपदी कल्ट इन तमिलनाडु, इन सिंजी, जहाँ उनकी परफॉर्मेंस होती है और द्रौपदी की पूजा होती है। जहाँ जहाँ द्रौपदी की पूजा होती है, शी इज़ रेवर्ड एज वन ऑफ द महाविद्यास। द थिंग इज, द महाभारत पर से डज नॉट स्पीक ऑफ हर एज दैट। सो दिस इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द what is considered as a classical Mahabharata. This is a difference, but yet it is considered as true by the people of this region. So जो चीज़ एक रीजन के लोगों के लिए सच है, तो दूसरे लोगों के लिए वो सच क्या है? देखिए, दिस अगेन जो आपने क्लासिफिकेशन किया ना, डिवीजन महाभारत का व्यास के द्वारा लिखा हुआ और आज के ज़माने में छपा हुआ है ना, प्रिंटेड वर्जन, ये अगेन एक मॉडर्न वेस्टर्न क्लासिफिकेशन है। भारत में ये नहीं था। क्यों? सबसे पहले महाभारत में व्यास ने, द्वैपायन कृष्ण ने कहा गणेश से अच्छा लिखो, लिखा गया, वो धीरे धीरे वो भी बढ़ता गया। पहले तो उसमें मेरे ख्याल से 1 लाख श्लोक ही थे जी। बाद में उसका वो एक्सपेंशन, पहले उसका नाम जय था, तो जय को ही उन्होंने कहा जयम उदीरयेत, मैं जय कहूँगा। फिर वो भारत हुआ, फिर वो महाभारत हुआ। तो जो बात आप कह रही हैं जी, कि जो तमिलनाडु में सुनाई देता है वो फ़र्क है, वो उन्होंने क्रिएट किया है, तो ये तो व्यास के समय में से ही हो रहा है। देखिए, आप कल परसों में अपने संस्कृत यहाँ पढ़ती होंगी ना, आप संस्कृत के कोई प्रोफेसर होंगे, उनसे पूछिए कि व्यास का क्या मतलब होता है। व्यास का मतलब होता है वन हु एक्सपैंड्स। तो वो तो व्यास इसीलिए थे कि उन्होंने पहले इतनी कहानी रखी, फिर बाद में इतनी कर दी, फिर इतनी कर दी। तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ द स्टोरी है, ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है भाई। अब आप कहते हैं नहीं नहीं, व्यास इज क्लासिकल, व्यास इज रिटन इन संस्कृत, इफ इट इज रिटन इन संस्कृत सो इट मस्ट बी मोर क्लासिकल एंड इट इज एलीट, इट इज रेड बाय ब्राह्मण्स, यानी क्या क्या हमने अनहिस्टोरिकल बातें उस पर कर दी। द आइडिया दैट Pandavas are our ancestors, that they belong to us and we belong to them, is a common idea to the people of the whole of the subcontinent. The poor people, the rich people, the learned people, the less learned people. And they all want to go on recreating it. आप चले जाइए भारत के किसी भी कोने में, कहीं आसपास, वो कहेंगे अच्छा देखो साहब, ये
पांडव यहाँ आए थे। आप कहेंगे महाभारत में तो नहीं लिखा पांडव यहाँ आए थे। वो कहते हैं लिखा हो नहीं लिखा हो, हमारे यहाँ तो लिखा है, हम तो इनकी पूजा भी करते हैं, हमने तो मंदिर भी बना रखा है, हमारे यहाँ तो इनका उत्सव भी होता है, पांडव तो आए थे। सो व्हाट इज रियल इज दैट पीपल आर क्लोजली रिलेटेड टू द हीरोज। जो नायक है, हीरो है, जो अद्भुत काम करता है, हम उससे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ को बेटर करेगा ना। आपकी लाइफ अच्छी कैसे बनेगी, करेजस कैसे बनेगी, किसी हीरो के बारे में सोच कर ना। और हीरो प्लास्टिक वाला हीरो नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं, अर्जुन। और सर मुझे लगता है जैसे ये वाले हीरोज़ हैं, ये हमारे लिए आइडियल्स हैं एंड उनकी जो क्वालिटीज़ हैं। अब जैसे आजकल अभी 22 को एक बहुत बड़ा दिन है, विशेष दिन है हमारे लिए, जिस दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी भगवान राम की, और मंदिर उस दिन हमारा तैयार हो जाएगा। तो रामचंद्र जी का जो पूरे देश भर में फुटप्रिंट है, जो हमें इतनी रौनक दिखती है उनके लिए, तो उसके पीछे भी एक हमारी कॉमन हिस्ट्री है, एक शेयर्ड हिस्ट्री है। सो विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड ईदर एज फोक और क्लासिकल, बट इट इज़ अ कॉन्शियसनेस दैट इज़ रनिंग थ्रू आउट द कंट्री, इज इट नॉट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सीधी सरल से सरल भाषा में राम के ऊपर काव्य है, दोहे हैं। और आप देखो, जो पिछले 400 साल में सबसे बड़ी रामायण लिखी गई, तो वो तो तुलसीदास ने किस में लिखी? अवधी में लिखी, गंवारू भाषा में लिखी भाई। वो उन्होंने किसी श्रेष्ठ भाषा में नहीं लिखी। और उनसे पहले भी लोग लिख रहे थे प्राकृत में। ये ट्रेंड चल रहा था। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपका देवता है, अगर कोई आपका पूजनीय है, तो आप जहाँ भी हैं, जो भी जुबान बोलते हैं, आप उसमें उसका गुणगान करेंगे। दक्षिण के एक बहुत बड़े कंपोज़र हुए हैं त्यागराज स्वामी। उन्होंने 3,500 पद लिखे हैं राम पर, तेलुगु में। तो वहाँ भी है। और भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें राम के ऊपर काव्य ना हो। छोटा काव्य, बड़ा काव्य होगा। जैसे दंडकारण्य में सर जाते हैं अगर, तो वो लोग कहते हैं कि हमें ये जो काम है, जैसे हमें मांस छीलने का काम है, वो राम ने सिखाया है ना। अभी जैसे आप इंटरव्यूज़ अगर देख रहे होंगे, तो नेपाल से जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं सीता हमारी बहन है। सो ये सारी एसोसिएशंस जो हैं, ये हमारे फोक, हमारी एक कॉमन फोक कॉन्शियसनेस की तरफ इंगित करते हैं। फोक से मतलब हमारे जन जन में है, हमारे लोक में है, हमारे जनता में है जी, जितने भी लोग हैं उन सब में है। और सर फोक, फिर जैसे हमारा इस कॉन्वर्सेशन का दूसरा जो पहलू है वो कला है। तो फोक कला के साथ कैसे संवाद करता है, या फिर कला फोक को कैसे प्रतिबिंबित करती है? देखिए, कला क्या है? अगर कला की कोई डेफिनेशन खोजनी हो तो आप कैसे उसकी कोई डेफिनेशन बनाएंगे? एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। कला एक प्रकार की एक ट्रिक है, एक युक्ति है, एक तरीका है जो अनप्लेजेंट को भी प्लेजेंट कर देती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं या आप कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, हम खुश रहना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसे गीत भी लिखते हैं जिसको पढ़ पढ़ कर, सुन सुनकर हम रोएं, और रोकर हमें बड़ा चैन पड़ता है। तो वो गीत क्या है? वही कला है। जो चीज़ जीवन में अच्छी नहीं लगती, जो स्वीकार्य नहीं है, वो कवि के मुंह से या पेंटर के मुंह से या नाटक में आपको बहुत अच्छी लगती है। आप हॉरर मूवी देखने जाते हो, आप सड़क पे तो कोई हॉरिबल सीन नहीं देखना चाहते ना। ये कला है।
तो फिर ये कला कैसे प्रकट होती है? ये कला ऐसे प्रकट होती है कि मैं अपनी जो मेरा एवरीडे रोज का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं एक बहुत ही हायर लेवल पर ले जाता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को थोड़ा निष्पक्ष होकर देखता हूँ। अब ऐसा है ना कि आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप हीरो और हीरोइन हैं, वो एक दूसरे से श्रृंगार लीला कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो आप हीरोइन से ये तो नहीं कहते उसे छोड़ के मेरी गोदी में आ जा। आप कहते नहीं, मुझे देखना है भाई, आई वॉन्ट टू सी देयर स्टोरी, क्या हुआ। यू डोंट पोक योर नोज। आपका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है उनसे। अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप करने लगोगे तो कला खत्म हो गई। आपको सिर्फ देखना है इम्पर्सनल। तो जब आप इम्पर्सनली किसी चीज को देखेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप उनकी कहानी को सुनेंगे, उनके दर्द में रोएंगे, उनकी खुशी में हंसेंगे, क्योंकि आप इम्पर्सनल हो गए। और जब तक आप पर्सनल होंगे तब तक ये नहीं होगा ना। तो ये है कला, ये कला का मर्म है। तो क्या सर कला हमें एक फ्यूचर के बारे में भी एक पॉसिबिलिटी दिखाती है कि व्हाट इज पॉसिबल? नहीं, कला फ्यूचर नहीं। कला तो देखिए इमीडिएट कंटेम्पररी क्रिएशन है। कला तो उस समय की चीज है ना। एक अच्छा गीत मैं सुन रहा हूं, अभी सुन रहा हूं, जैसे ही गीत खत्म होगा मैं घर जाऊंगा तो वो प्लेजर खत्म हो गया, उसकी एक स्मृति हुई कि हाँ बड़ा अच्छा कुछ सुन के आए। लेकिन उसका प्रभाव तो जब तक है जब तक आप सुन रहे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि अरे भाई मन हल्का हो गया। कला आपके मन को भी बदल देती है। तो सर कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता? जैसे हम शिल्प देखते हैं, खजुराहो का शिल्प अगर हम देखते हैं, है ना, या फिर हम किसी भी, या फिर हम वहाँ गए, अपने दिलवाड़े के मंदिर गए, वहाँ का शिल्प हम देखते हैं, या फिर हम किसी योगिनी के मंदिर में गए, तो वो कला हमें किस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है? हाउ डू वी क्रिएट अ कॉन्वर्सेशन विद दैट आर्ट? देखिए, वो कला थोड़ी समझने में थोड़ी मुश्किल होती है कि किसी को बताना पड़ेगा आपको कि ये क्या है, ये वास्तव में इसका मीनिंग क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसकी स्टोरी क्या है। एक बार आप वो देखेंगे तब वही बात हो जाती है कि आप इम्पर्सनल ढंग से देखते हैं, और वो इम्पर्सनल ढंग आपको एलिवेट कर देता है, आप देखते ही रह जाते हैं। अब वो जो सारी फीलिंग है वो इतनी खुशी को भरने वाली है कि आप कहते हैं भाई ये और कहीं नहीं मिलता। ये चीज जो है, ये प्लेजर, पर्टिकुलर प्लेजर जो मुझे आर्ट देखकर मिलता है, खूबसूरत पेंटिंग देखकर, गाना सुनकर, स्कल्पचर देखकर, ये कहीं नहीं मिलता। कितना ही अच्छा खाना खा लूं, कितनी अच्छी दारू पी लूं, कितना ही अच्छा कुछ भी मजा किसी सेंसरी एंजॉयमेंट को कर लूं, लेकिन नॉट लाइक दिस। दिस इज सो एलिवेटिंग, दिस इज द स्पेशल थिंग। और ये जितने आप प्राचीन काल में इतने मंदिर बने, हजारों हजारों मंदिर बने, क्यों बनते थे? कि ऑर्डिनरी बच्चा बच्ची जो है वो बचपन से उसे देखता हुआ सेंसिटिव हो जाए। आपको आदत भी तो पड़नी चाहिए ना ये देखने की कि अच्छा ये बड़ा अच्छा है, इसको देखेंगे आप, उसके साथ ग्रो करेंगे तो रिसेप्टिविटी होगी और लाइफ विल बी बेटर। देयर विल बी लेस फाइटिंग, देयर विल बी लेस rancor, and if you are pursuing it in a deep way, then it elevates you totally, it takes you to the divine. और ये सब एक्सपीरियंस की बात है। बहुत अच्छा सर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, संस्कृति।
संस्कृति, जिसको शायद बहुत सारे लोगों ने डिफाइन किया है, बहुत सारे लोगों ने उसे समझने की कोशिश की है, बट दैट डेफिनेशन एल्यूड्स अस कि वो संस्कृति है क्या। तो सर आप भी एक हमें डेफिनेशन दीजिए एंड लेट्स एक्सप्लोर। संस्कृति क्या है? देखिए, आधुनिक हिंदी शब्द संस्कृति इज ए नियोलॉजिज्म या ट्रांसलेशन ऑफ कल्चर। अब कल्चर, जो वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ कल्चर थी वो यही थी कि उसमें आर्ट हो, उसके अंदर एक जीने का ढंग हो, सर्टेन वैल्यूज ऑफ लाइफ हों। और संस्कृति हमने शब्द इसलिए चुना कि हमारे पास एक पुराना शब्द था संस्कार। संस्कार का मतलब होता है किसी चीज़ को शुद्ध करना। शुद्ध करने का मतलब क्या होता है? ये नहीं खाली उसकी सर्फ लगा दिया और सफाई हो गई। उसके अंदर एक विशेष धारणा को पैदा करना। जैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, तो जो पत्थर की मूर्ति है उसमें प्राण डालने का मतलब क्या है कि अब इसमें देवता का प्रवेश हो गया। तो हमने क्या किया है? हमने एक मेंटल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की है कि अब हम उसको इस तरह से देखते हैं। तो यही आर्ट है कि आप अपनी एक वैल्यू लाइफ के ऊपर इम्पोज करते हैं या उसके अंदर इंस्टिल करते हैं लाइफ। क्योंकि लाइफ खुद में तो बहुत कुछ है। एंड as one of the British philosophers said, life of nature is nasty, brutish and short. जो नेचुरल लाइफ होती है वो तो बहुत ब्रूटिश होती है। कबूतर भी दूसरे कबूतरों के बच्चे को मार देते हैं। ये नेचर तो ये है, लेकिन मनुष्य नहीं करता ये। तो ये क्या है? इट इज लिविंग बाय सर्टेन values, creating certain values. Now this creation of value or seeing the world in a different way, this is Sanskriti. Very well said, sir. ये है संस्कृति। We are coming to the end of the session. So अगर आप लोगों में से किसी के कोई प्रश्न है, if anybody wants to ask a question, they are most welcome. हाँ, please feel free. Just come up, yeah. लाइक आपने बताया था कि फोक और क्लासिक डिफरेंस इतना नहीं होता है, जस्ट आपसे कनेक्टेड रहते हैं, डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया जाता है। तो हाउ कैन वी नो दैट जो हमने सीखा है, जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं लाइफ में अपनी में, वो सही है कि नहीं है? इसीलिए तो कॉलेज भेजा है भैया माँ बाप ने। तो कॉलेज में यही आकर तो सीखोगे। कोई सिखाएगा ना, बताएगा कि ये सही है, ये गलत है। देखिए, एक छोटा बच्चा भी होता है, मान लो 2 साल का बच्चा जो चलने लगता है, तो आपने देखा होगा चींटी जा रही है, वो उसको कुचल के मार देता है। अब बच्चे को तो किसी ने सिखाया नहीं ना, लेकिन बच्चा करता है, हर घर में करता है। तो आप कहते हैं नो, डोंट डू दिस। आप सिखाते हैं ना बच्चे को कि चींटी के ऊपर पैर रखकर मत चलो। Now, somebody tells you that this is to be done and this is not to be done. And at various stages of life, there are various instructions. अभी माँ ने आपको बताया कि चींटी को मत कुचलो, फिर आप स्कूल में, नर्सरी में, फिर 8वीं 10वीं 12वीं, फिर कॉलेज में आगे, फिर सारी लाइफ में आपको लोगों से सीखना पड़ेगा what is to be done and what is not to be done. It is a set of civilizational values which is to be learned. उससे आपको पता लगेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और उसमें भी फिर बड़ा सिंपल नहीं होता है। उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सही हो। अब ये इंटरफेरेंस सही है या गलत, तरफ इतना आसान नहीं है जवाब देना। कुछ लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल इसेंशियल है, इट इज़ माई रिलीजियस राइट टू डू दिस। दूसरे कहते हैं भैया
अगर जहां आप ये उपासना कर रहे हैं वहीं तक रहे तो सही है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आल्सो अराइज. What is right and what is wrong? And it is a continuous process. But you have to learn it from others. Common pool of knowledge. हाँ जी. सर ये जो आजकल मॉडर्नाइजेशन और अमेरिकाइजेशन है, इस वजह से जो हमारा यूथ है दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉप कल्चर ऑफ द वेस्ट, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारी जो भारतीय कला है, भारतीय लोक संगीत है, इसके प्रति रुचि कम होती जा रही है. तो इसका आपके देखिए, एक तो इसको मैं मानता नहीं. यूथ के अंदर कोई कल्चर या उसके प्रति डिसरिगार्ड है, ऐसा कुछ है नहीं. मैंने बड़े बड़े बुढ़े देखे हैं जिनको कोई भी किसी किस्म का म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता, कोई लिटरेचर वो नहीं पढ़ना चाहते. महिलाओं को वो कहते हैं तू सड़क पर नहीं निकल, घर के अंदर बैठी. यू सी, दिस इज अ मैटर ऑफ वैल्यूज एंड एजुकेशन. एजुकेशन क्या होता? तो आज कंटेम्पररी टाइम में देर आर ऑल काइंड्स ऑफ यूथ, ऑल काइंड्स ऑफ यंग पीपल. आप बैठे हैं सुन रहे हैं मुझे, यू आर अ डिफरेंट काइंड. देन देयर विल बी सम अदर्स हु विल जस्ट नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस. वो कहेंगे भाई पैसे वैसे बनाओ, अपना काम धाम करो. तो ऐसा नहीं है. इट्स अ सोशल चेंज. इफ देयर इज मोर एजुकेशन इन सोसाइटी, देन द एल्डरली, the young, the middle age, they'll all pursue the good things. If not, then society as a whole crumbles. There is a downfall. सर, मेरा एक प्रश्न ये है कि आज हम देख रहे हैं कि लोकगीत, लोक कलाएं, लोक कथा ये एक तरीके से हमारे इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है. और कहीं पे ये लोकगीत बहुत काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कहीं पे नहीं है. लेकिन आज के समय में जब हम फ्यूजन गीत सुनते हैं, खासकर कोक स्टूडियो जैसे बहुत सारे गीत आ रहे हैं जिसमें लोकगीतों को बढ़ चढ़ के वेस्टर्न म्यूजिक के साथ मिक्स करके एक अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, तो हमारा इतिहास और बेहतर तरीके से आ रहा है. लेकिन कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं. तो आपका क्या कहना है कि लोक कथाएं, लोकगीत अगर पश्चिमी सभ्यता के साथ मिलके एक बेहतर स्वरूप में अगर दिखाई जाए तो यह कि अच्छी चीज़ है कि हमारा इतिहास, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि लोक कथाएं, लोकगीत हमारे जो इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है. तो आपको लगता है कि पश्चिमी सभ्यता के साथ हमें मिलना चाहिए लोकगीत और लोक कथाओं को और प्रस्तुत करने के लिए? मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो. देखो, ये पश्चिमी सभ्यता का नहीं है सवाल. हमेशा कला में कुछ फैशन ट्रेंड चलते हैं. एक स्टाइल आता है, नया नया कुछ आता है, वो लोग उसको इस्तेमाल करने लगते हैं. जैसे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो शम्मी कपूर के गाने थे जंगली जंगली, तो वो उस समय बड़े सो कॉल्ड वेस्टर्न लगते थे और वो हुला हूप होता था. वो चीज़ें कुछ दिन चली फिर ख़त्म हो गई. आज कौन हुला हूप खरीदता है? जब हम आपकी उम्र में यहीं पढ़ते थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, तो वो बहुत पॉपुलर था. तो ये वेस्ट की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास आती हैं कला में, ये बहुत रहती रही हैं. लेकिन वेस्ट की ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको सोच समझकर देखनी चाहिए. जैसे मैं चॉकलेट्स का बड़ा विरोधी हूँ. आजकल लोग चॉकलेट ख़रीदते हैं, एक दूसरे को देते रहते हैं. इतनी बोरिंग चीज़ होती है चॉकलेट, हैं? और इतनी सारी खूबसूरत मिठाइयाँ हैं सारे भारत में. इमरती है, जलेबी है, बालूशाही है, सोन पापड़ी है, सैकड़ों सैकड़ों है. तो ये आपको सेंस होनी चाहिए. कपड़े, अब कपड़ों में देखिए, अब ये मैडम इतनी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई हैं, इसमें कितने सारे कलर्स हैं और किसी आर्टिस्ट ने इसको बनाया है. और आप इतने डर्टी बोरिंग जीन्स पहने हुए हैं. दे आर सो बोरिंग. एक ही कलर है, नीला होगा या काला होगा. सो डोंट टेक द बैड थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट. डोंट टेक बैड थिंग्स. आईफोन ले लिया और भारत में बनने भी लगा आईफोन, अब एक्सपोर्ट भी होगा, वो समझ में आता है.
एक ज़माने में लोग कहते थे वी वांट कंप्यूटर चिप्स नॉट पोटैटो चिप्स, तो मोर और लेस वो बात है, टेक थिंग्स विच आर यूजफुल एंड वैल्यूएबल, बिकॉज टेक्नोलॉजी is all pervasive and it is used by everybody, but use it judiciously. सिर्फ इतनी सी बात है, वही आर्ट में होती है, वही आर्ट के अंदर होती है। अब जैसे आज से 25 साल 10-12 साल पहले सो कॉल्ड सूफी म्यूजिक बहुत चला था, कैलाश खेर वगैरह, अब वो गायब हो गया पिछले 3-4 साल में। वो बेचारा वो भी कीर्तन कर रहा, कैलाश खेर भी, पहले वो हर फिल्म का गाना दे रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी ट्रेंडी होती। सर, जो एक हिस्टोरिकल नैरेटिव चलता है कि खासकर अर्ली मीडिवल इंडिया पीरियड में जो गांवों का कल्चर था उसको मुख्य धारा के कल्चर के साथ जोड़ने के लिए उसको मेन स्ट्रीम किया गया था, वहाँ से उठा के चीज़ें मेन स्ट्रीम कल्चर में डाल दी गई थी। ये बड़ा इतिहास में प्रचलित नैरेटिव चलता है अर्ली मीडिवल इंडियन पीरियड के बारे में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। थोड़ा बेटा डिटेल में बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ मतलब जैसे जो मैडम सही पूछ रही है, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे जो समघट इमेजेस मिलती हैं हमें भारतीय परंपरा में। क्या चीज़? समघट इमेजरी, कंपोजिट इमेजेस। तो उसके बारे में जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था वो ये था कि इसे जो मेन स्ट्रीम कल्चर था उसने जोड़ने के लिए कंपोजिट इमेजेस का क्या मतलब? कुछ क्या सर, जैसे अर्धनारीश्वर की इमेज है तो उसके बारे में कहा जाता था कि जो अर्धनारीश्वर तो भैया अजंता एलोरा में और जने मेडिवल टाइम्स में कहाँ है? अच्छा, उस समय एक्सकेवेट हुई होंगी तो आप उसकी बात कर रहे हैं। जी सर प्लीज आंसर। वो तो देखिए, अगर कोई चीज़ एक्सकेवेट होकर कोई मिली तो वो किस पीरियड की है? नहीं आप, मैं समझ नहीं पाया। देखो, टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल नैरेटिव अराउंड इट सर। No, are you talking of popularization of certain things in medieval period which were in villages? जैसे एक ये I think what his discourse is कि लोग संस्कृत में इतना नहीं लिखते थे, भाषाओं में लिखना शुरू किया, तुलसीदास जी ने लिखा और तरह तरह की कहानियाँ लिखी गई, सारे भारत के अंदर भक्ति काव्य फैला, भक्ति चीज़ थी, तो ये फोक था। तो देखिए ये गलत है, ये सिर्फ नैरेटिव बनाया गया और लार्जली ये नैरेटिव मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में बना। भक्ति काव्य का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो भगवत गीता है, वो तो मेडिवल नहीं एंशिएंट पीरियड का है। उसके बाद जो श्रीमद् भागवत है वो भी 4th-5th सेंचुरी का है, संस्कृत में लिखा हुआ है। रास और महारास और ये सारी चीज़ें तो कृष्ण लीला ये सब भागवत में है भाई। तो ये पॉपुलर हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और पहले भी काव्य लिखा जाता था, लेकिन हाँ मेडिवल टाइम्स जिसको कहते हैं उसमें भाषा के अंदर बहुत साहित्य लिखा गया, उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटी शहरों में न होकर गांवों में हुई। शहरों में इसलिए नहीं हुई कि इस्लामिक सिटीज़ जो होती थी वो एक तरह से कैंटोनमेंट टाइप होती थी। उसमें जो रूलिंग क्लास था, उस रूलिंग क्लास को इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं था। कहीं कहीं किसी नवाब ने, बादशाह ने कुछ अपने पेट वाली दरबार में कुछ लोग रख लिए, अकबर ने एक तानसेन को बिठा दिया, लेकिन फॉर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल इन द सिटी ऑल दीज फोरम्स वर क्लोज्ड। ये थे कहाँ? गांव में। गांव से मतलब है शहर के बाहर। तो वहाँ की भाषाओं में, वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के खानकाहों में, वहाँ के आश्रमों में ये सब भक्ति और उसके साथ संगीत और कलाएं चल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल ट्रांजिशन एंड बिकॉज ऑफ इस्लामिक डोमिनेशन। अब इसके बारे में लोग कहने में हिचकते हैं। देखिए मेरी एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर 310 वीडियोस हैं फॉर 500 आवर्स के।
आप उसको विजिट कीजिए, उस पर बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें ये डिस्कशंस हैं इन्हीं इश्यूज के ऊपर, आपके बहुत काम आएंगे। थिएटर के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, वर्ण, कास्ट, इन सारे इश्यूज के ऊपर। गुड इवनिंग हाँ, सर। बोलो, मेरा बोलो, सवाल please। ये है कि आपने कहा जो कला है वो एजुकेशन के भी ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चा उसको कैसे परसीव करता है, बट सर एक बेसिक एजुकेशन जो आपको अपने माँ बाप से मिलती है केवल वही थोड़ी ना होता है, एक जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। तो जैसे कि आज हम देखते हैं जो क्रिएटिव सिनेमा लिबर्टी जो हम देखते हैं, जहाँ पे जो हिस्टोरियोग्राफी उसका बिल्कुल ही तमाशा बना दिया जाता है, जैसे मोहनजोदड़ो मूवी हो गई आपकी, ये जोधा अकबर हो गई, या अभी एक नई नई मूवी आई अन्नपूर्णी, जैसे मैम ने कहा कि देयर इज़ वेरिएशंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे वहाँ पे दिखाया गया कि राम जी जो थे वो मांस खाते थे, तो इसका बड़ा बहिष्कार किया गया एंड फाइनली उसको नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया। तो ये जो क्रिएटिव लिबर्टी दैट वी सी इन सिनेमा दैट इज़ अफेक्टिंग द यूथ, जैसे उन्होंने भी एक सवाल किया था कि ये सब चीज़ें यूथ को इफेक्ट कर रही हैं, और एक जो वेव जो बन रही है आजकल देश में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सिनेमाज हो गई जहाँ पे हर एक बॉलीवुड मूवी जो है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। तो लिबर्टी ऑफ सिनेमा जो कहते हैं वो कुछ हिस्टोरियोग्राफी को तमाशा नहीं बनाए दे रहा है आज के समय में, जहाँ पे हम देख रहे हैं संस्कृति का भी लॉस हो रहा है। देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। एक बात तो ये है कि क्रिएटिव लोग नहीं हो रहे हैं, वो कमर्शलाइजेशन पर कैश ज़्यादा कर रहे हैं। अब आप उसको, सारी फिल्म को मैंने देखा तो इट लुक्स लाइक ए स्टोरी ऑफ गॉबलिन्स, उसके कलर्स वैसे हैं, उसकी स्केचिंग वैसी है कि जैसे यूरोप के अंदर कहानियों में होते हैं ना, तो वहाँ से उन्होंने मोटिव्स ले लिए। अब अगर आप क्रिएटिव होकर ऐसा करना चाहते हैं कि आप हमारे जो कल्चरल इमेजेस हैं उन इमेजेस को आप एक दूसरे कल्चर की इमेजेस में ट्रांसफ़र कर दें, तो ये क्रिएटिविटी नहीं हुई, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था, इसीलिए इतना प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन आप उसको बदल दीजिए तो, और आप उसको रेडिकली बदल दीजिए तो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको अच्छा लगेगा। जैसे आपने रामायण में एक एपिसोड है शंभूक वध, मुझे याद नहीं आ रहा, तेलुगु के एक कथाकार थे, उन्होंने एक पूरा नया नाटक लिखा जिसमें उन्होंने शंभूक को एक ऋषि के रूप में दिखाया, लर्नेड आदमी के रूप में। लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला। तो यू कैन बी क्रिएटिव व्हेन यू क्रिएट ए वैल्यू। इट शुड बी ए गुड एक्सेप्टेबल वैल्यू, लेट इट बी डिफरेंट, लेट इट स्ट्राइक एट द रूट ऑफ कॉमन बिलीफ एंड क्रिएट समथिंग डिफरेंट। वो हमेशा एक्सेप्टेबल होता है। और ये मांस खाते थे नहीं खाते थे, इसके बारे में तुलसीदास जी की एक लाइन है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण हैं, एक रामायण नहीं है। भक्त जिस जिस प्रकार से जिस जिस युग में अपनी लीलाएं देखते हैं, तो आप अगर भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं और रामायण लिखते हैं, तो आपकी रामायण एक्सेप्टेबल होगी, क्रिएटिव होगी, चाहे एक नई भाषा में हो, चाहे नई इमेजरी के साथ हो। तो ये क्रिएटिविटी का रहस्य है। सो यू हैव टू प्रूव इट एंड टाइम इज़ द ओनली टेस्ट। समय के साथ पता लगता है कि ये चीज़ चलने वाली है या ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सर, वी थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड आपने इतने अच्छे से सारे प्रश्नों के समाधान किए, हमारा सारा डिस्कशन आपने इतने अच्छे से पूरा आपने गाइड किया, पूरा आपने समझाया। आई एम श्योर आवर ऑडियंस ऑल्सो फाउंड वैल्यू इन इट। एंड मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि जिस चीज़ में वैल्यू होगी वो क्रिएटिविटी की वो एक पहलू, वो उसकी कसौटी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑडियंस। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।